रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, देश में आज 28 ईयर्स की एवरेज एज है। दुनिया में सबसे युवा देश कोई है, ये देश का नाम हिंदुस्तान है। लेकिन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, एक बार कहते थे पॉपुलेशन हमारे देश की समस्या का जड़ है। जी नहीं, ये पॉपुलेशन को, ये हाथ है ना, ये हाथ हम हमारे देश को सशक्त करने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए दोस्तों एक प्रकार की संपदा है। उसका उपयोग करके हम हमारे देश में उपार्जन कैसे करें, हमारे देश के युवाओं में रही शक्तियों को कैसे सपोर्ट करें, उसको रोजगार का अवसर कैसे मिले, हर युवा के लिए रोजगार का अवसर मिले। इसलिए देश में इस बजट में 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए कार्यक्रम चलाया। और आज पहली बार, पहले आप पीएलआई देखते थे, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, पिछले 5 साल में आपने देखा होगा, लेकिन इस बार मोदी जी ने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव चालू करा। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव यानी कि कोई जॉब देता है तो जॉब देना ने भी मदद करनी है, जॉब लेना को भी मदद करनी है। और उसमें मोदी जी ने कहा कि ऐसे 2 करोड़ लोग जिसको जॉब मिलेगी तो सरकार की ओर से एक पगार उसके अकाउंट में डाला जाएगा, 15,000 रुपया ईपीएफ के नॉर्म्स के मुताबिक, ताकि जिसको रोजगार मिलता है। दूसरा कहा कि कोई रोजगार किसी को मिला, ऐसे 30 लाख युवकों को उसको जब उसके अकाउंट में कंपनी की ओर से पैसा जमा करा जाएगा, 12,000 रुपया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज। ईपीएफओ में पैसा जितना एम्प्लॉयर्स डालेंगे इतना ही पैसा एम्प्लॉइज डालेंगे, इतना ही पैसा कंपनी भी उसको देगी। तो ये पैसे से उसकी बचत बढ़ जाएगी। और तीसरा डिसीजन करा गया कि कोई एमएसएमई है, छोटी कंपनी है, और ये छोटी कंपनी में 50 एम्प्लॉइज है, 50 एम्प्लॉइज से उन्होंने बढ़ाया, अपना एक्सपेंशन करा, 50 से 55, 60, 70, जितना एक्सपेंशन करेंगे और जितने लोगों के लिए रोजगार निर्माण करेंगे उसको 3,000 रुपया एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयमेंट देने वाले कंपनी के अकाउंट में डाला जाएगा, ताकि ये पैसा वो ईपीएफओ में जमा कराए और उसको सुविधा मिले। और दोस्तों दोनों साथ में कभी स्थिति कैसी चल गई, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम कई बार लेबर सेंट्रिक बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बात करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन है, लेबर को काम देने वाला कौन है? ये जो कम्युनिज्म ने देश को सबसे ज्यादा नुकसान करा हो ना, तो ये थियोरेटिकल थॉट से देश को नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, हम कहते हैं कि गरीब का कल्याण हो, बात सही है, हम भी ये कहते हैं कि गरीब का कल्याण होना चाहिए, गरीब का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ मेहनत करने वाले व्यक्ति से ये देश बनता है, चलता है, उसका ख्याल रखो, रखना चाहिए। लेकिन जब आप झंडा लेके निकलते हैं कंपनी के सामने और टेबल पर नहीं बैठ के जब आप उसको राजनीति में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब इंडस्ट्रीज के खिलाफ आप मोर्चा लगा देते हैं, इंडस्ट्रीज ही नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? आपके यहाँ माइनिंग ही बंद हो जाए तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा? तो हमें माइनिंग बंद नहीं करना है, हमें इंडस्ट्रीज बंद नहीं करना है, इंडस्ट्रीज को भी चलाना है, इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन भी करना है। विदाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले कहा ना, महाजन को आप राज्याश्रय नहीं देंगे तब गरीब का कल्याण नहीं होगा। गरीब को कल्याण करना है तो हमें बैलेंस बनाना होगा। हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है, रोजगार का निर्माण भी करना है, समय और स्थिति के अनुकूल और अनुसार हमें रोजगार निर्माण करना है। वर्तमान समय में युवाओं के लिए सनराइज सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज सनराइज सेक्टर?
जब कोई सनराइज सेक्टर, राइजिंग सेक्टर होता है, एक सेक्टर में जब गवर्नमेंट फोकस करती है, फॉर एग्जांपल एक समय था आईटी सेक्टर राइजिंग सेक्टर था, आज से 15 साल पहले, और उस वक्त 15-20 साल पहले आईटी सेक्टर जब राइजिंग सेक्टर था, और उस वक्त सेंटर में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और वाजपेयी जी ने उस पर फोकस करा और आईटी सेक्टर में इंडिया उस वक्त लीड कर गया। आज भी दुनिया का आईटी सेक्टर का काम आउटसोर्स होके हमारा हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु से लेके देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। डॉलर में हमारे युवा लोग पैसा कमा रहे हैं, डॉलर में पैसा कमा रहे हैं। वैसे सनराइजिंग सेक्टर है डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेक्टर, और डिजिटल टेक्नोलॉजी में देश कैसे आगे बढ़े, हम उसको कैसे एनकेज करें, इस दिशा में हमारी गवर्नमेंट की प्राथमिकता रही है और इसलिए हमारा रिसर्च और इनोवेशन में भी हमारा आवंटन बढ़ा है। मैं आपको आगे बताऊं तो दोस्तों, रोजगार और कौशल्य निर्माण करने के लिए भी स्किलिंग बहुत आवश्यक है। आज क्या होता है, एक और कहते हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं है, दूसरी ओर आप नेशनल सर्विस पोर्टल पे जाके देखिए, 30 लाख जॉब देने वाले, एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर है और हर महीने में 15-20 लाख जॉब की एडवर्टाइज वहां देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ जॉब है, लेकिन हमारे पास स्किल मैन पावर नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मेरी गाड़ी मैंने गैरेज में दिया था, तो गाड़ी एक सप्ताह तक आई नहीं, तो मैंने पूछा मेरे ड्राइवर को क्यों गाड़ी क्यों नहीं है भाई आज, तो उन्होंने कहा साहब मैंने गैरेज में रखी है, लेकिन गैरेज में टेक्नीशियन नहीं होने से ये गाड़ी रिपेयर होके मेरे पास नहीं आई, टेक्नीशियन की कमी होने से, ऐसा मुझे बताया गया। गैरेज में काम करने वाले टेक्नीशियन नहीं है, आपको मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, 1500 रुपया आप रोजगार दे, मिस्त्री नहीं मिलता। आपको कई ऐसे सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, स्किल मैन पावर नहीं है। अरे आपके घर में प्लम्बर की आवश्यकता होती है ना, और आप प्लम्बर को ढूंढो, मिलता नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है, अच्छा पैसा भी है, उसमें अच्छी कमाई भी हो सकती है, स्किल मैन पावर नहीं है। मोदी जी ने कहा कि हम क्लस्टर बेस्ड स्किल मैन पावर तैयार करेंगे। क्लस्टर बेस्ड यानी कि हमारे रायपुर के अगल बगल में कैसी इंडस्ट्रीज है जहां माइनिंग है, और माइनिंग सेक्टर में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के कौन सी है, तो उसका पहले अध्ययन करना है, और ये अध्ययन करके वहां के इंडस्ट्रीज को पूछ के जिस टाइप का स्किल मैन पावर की उसकी रिक्वायरमेंट है, वैसा सिलेबस बना के वहां की आईटीआई से उसको पढ़ाना है। ऐसे स्किल मैन पावर निर्माण करने के लिए ये बजट में प्रावधान रखा गया है। ऐसे 1000 आईटीआई को बनाई जाएगी जो ट्रेनिंग का काम हब और स्पोक के रूप में करेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय करा गया, आज आपने देखा होगा, ये न्यू जनरेशन यूथ, उसकी लाइकिंग क्या है, उसकी लाइकिंग है कि मुझे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में, मुझे टाटा में, मुझे जिंदाल में, बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, ट्रेनिंग करनी है, अवसर नहीं मिलता है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम ऐसे 1 करोड़ युवाओं को टॉप मोस्ट 500 कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए 5000 रुपया का स्टाइपेंड भी देंगे, उसको इंटर्नशिप भी कराएंगे, और उसका फायदा क्या होगा, ये बड़ी कंपनी में वहां के कल्चर को सीख के आएंगे। 6 महीना उन्होंने इंटर्नशिप करी, 1 साल उन्होंने इंटर्नशिप करी, तो वहां वर्ल्ड क्लास वर्क कल्चर होता है। बड़ी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो ये कंपनी में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्क कल्चर होता है। वहां से बाहर निकला हुआ युवा वो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसको सामने से बोला के जॉब देंगे, क्योंकि ये तो टाटा में काम करके आया है, ये तो बिरला में 1 साल इंटर्नशिप करके आया है, तुरंत ही उसको जॉब मिलेगी, और उसको जॉब मिल जाएगी या तो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो वहां टॉप मोस्ट बेस्ट वर्क कल्चर अपने यहाँ वो डेवलप करेगा। दोस्तों, ये ही आवश्यकता होती है, तब जाके हमारा प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगा।
इस समय की मांग और ये बजट के द्वारा हमने एश्योर करने की कोशिश करी है जिसका लाभ हमें आने वाले दिनों में होना है। वैसा ही दोस्तों समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय इस सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक न्याय ये हमेशा प्राथमिकता रहनी चाहिए। हमारे देश में एक गांव में बैठे हुए सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, अनुसूचित जाति के व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति समाज में पैदा होने वाले व्यक्ति, उसको भी लगना चाहिए कि सरकार मेरी है। और इसलिए जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, एक पार्टी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि मेरी पार्टी, किसी ने उसको पूछा कि आप सरकार कल बना लेंगे तो आपकी सरकार की प्राथमिकता कहां कैसी होगी? तब दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, और उस वक्त तो सरकार क्षितिज में दूर दूर भी दिखती नहीं थी, तब उन्होंने चिंतन दिया था कि भविष्य में हमारी पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो हम अंत्योदय के आधार पर राष्ट्र निर्माण करेंगे। नेशन फर्स्ट, देश पहले, लेकिन देश को बनाने के लिए अंत्योदय के आधार पर देश के गांव में रहे या तो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लगना चाहिए इस सरकार मेरी है, इस सरकार मेरे लिए काम कर रही है। और इसलिए हमारी सरकार की कार्य पद्धति, रीति नीति और शैली आपने देखी होगी, हमने कभी तुष्टिकरण नहीं करा। हमारा कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं हुआ है जो डिसीजन में कोई जगह पे आपको तुष्टिकरण दिखाई दिया हो। हमारी रीति नीति, कार्य पद्धति, गरीब आने वाले दिनों में हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर जाना है। और दोस्तों युगानुयुग भी ऐसा है, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। उसके पहले फिफ्थ लार्जेस्ट कौन था? ब्रिटेन था, जिन्होंने हमारे पर 240 साल तक शासन करा। और 75 साल के बाद ये स्थान हिंदुस्तान ने ले लिया, हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी इमर्जिंग है। हमारे यहाँ 7% ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि संपत्ति का सर्जन हो रहा है। संपत्ति का सर्जन होने से हमारी डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। आप देश में इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो दुनिया की इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। हमारी डिफेंस पर, डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी। यानी कि मेक इन इंडिया के तहत हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी हमारी अपॉर्चुनिटी ये है, दुनिया के पास ब्रेन पावर में हम बहुत आगे हैं। मैं लास्ट ईयर अमेरिका गया तो मैं नासा में गया। तो नासा के साइंटिस्ट उस वक्त कोविड के महामारी में हम सफलता से इंडिया में काम करा, तो दुनिया में बहुत वाहवाही आज भी चल रही है। और ये सारी घटना का मैं साक्षी था, तो मेरा कुछ विशेष महत्व था, तो मुझे बुलाया था। तो मैं सभी साइंटिस्ट लोग, 10 साइंटिस्ट लोग मुझे मिलने के लिए लाइन में जब मैं गया, मेरा स्वागत के लिए खड़े थे। तो मैं सभी को हैंडशेक करते करते आगे बढ़ रहा था। तो वेलकम ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा करके मेरा स्वागत करा जाता था। उसमें 3 लोगों ने नमस्ते मंत्री जी ऐसा करके बोला। 10 में से 3 इंडियन साइंटिस्ट। अब दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके देखो, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। यानी कि यहाँ ब्रेन पावर की कमी नहीं है। हमारा ब्रेन दुनिया यूज कर रही है, ये ब्रेन को हमें इंडिया में लगाना है। दूसरा, ये ब्रेन में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की क्षमता है। एक क्षमता का उपयोग हम इंडिया में करें और हमारे यहाँ मैन पावर दुनिया के सापेक्ष में ज्यादा भी है, सस्ता भी है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पोस्ट कोविड सारी इंडस्ट्रीज चाइना से भाग रही है। इंडिया स्वयं एक इतना बड़ा, एक सारा यूरोप से भी बड़ा इंडिया देश है, यूरोप से भी बड़ा, और इतना बड़ा देश में इतनी बड़ी मार्केट है
तो सारी दुनिया को इंडिया में आके बिजनेस करना है, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्योंकि दो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, दुनिया को इंडिया में आके इंडस्ट्री चलाने का, बिजनेस करने के लिए। क्यों? इंडिया इज ए लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड बिग डेमोक्रेटिक कंट्री। दुनिया की सबसे बड़ी कोई लोकशाही देश है तो देश का नाम भारत है। दोस्तों, हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और 75 साल में हमने साबित कर दिया है। ये ट्रंप है ना, ये ट्रंप ने कहा था लास्ट बार जो चुनाव हार गए, मैं व्हाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, कहा था ना। आप लोगों ने उस वक्त मीडिया में देखा होगा। हमारे देश में कभी कोई प्रधानमंत्री चुनाव हार गए हो, ये देश में शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी हुए, राज्य में शक्तिशाली चीफ मिनिस्टर भी हुए, लेकिन लूज द मेजॉरिटी इन असेंबली और पार्लियामेंट, लेफ्ट द गवर्नमेंट, तुरंत ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट छोड़ देते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री निवास नहीं छोड़ूंगा, ये देश में नहीं हुआ है। ये हमारी लोकशाही की विशेषता है, हमारी डेमोक्रेसी। दूसरी हमारी विशेषता हमारी जुडिशरी। दोस्तों, हमारा देश में कभी ये फॉरेन कंपनी है कि इंडियन कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, इसलिए उसके खिलाफ जजमेंट आया जी नहीं, हमारी जुडिशरी गिविंग जस्टिस ऑन बेस ऑफ मेरिट। ये दो हिसाब से दुनिया हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की ह्यूज अपॉर्चुनिटी एफडीआई इंडिया में आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, यानी कि 10 साल में हमारे देश में इंडस्ट्रीज डबल हो जाती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आगे बढ़ाना है और सर्विस सेक्टर में हमारी दुनिया की अपॉर्चुनिटी को एनकेज करके हमारे यूथ यहाँ बैठे बैठे दुनिया के काम कर पाए डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा, और वो डॉलर में पैसा कमा पाए। ये हमारी प्राथमिकता के साथ हम बजट में व्यवस्था कर रहे हैं। वैसा ही दोस्तों, देश में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, वो सत्य है। और शहरीकरण जब बढ़ रहा है तब शहरी क्षेत्र की समस्याओं को एड्रेस करना बहुत आवश्यक होता है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो हम कहते हैं शहर में पानी भर गया, शहर में ड्रेनेज ठीक करने की आवश्यकता है, शहर में हम हमारा डेवलपमेंट प्लान डिक्लेयर करें। लेकिन उसमें क्या हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं? क्या हम देश शहर के लोग जाके अच्छी फूड स्ट्रीट में जाके खाना खा सके, अच्छी व्यवस्था से बैठ के बात करते करते एंजॉय करते करते होटल की जगह पे वो फूड स्ट्रीट हमने आयोजित की हो, प्लानिंग करा और उसमें जाके खाना खा, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं क्या? हम देश सिटी में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सर्वे करके हम जल प्रबंधन कर सकते हैं क्या? ऐसी कई योजनाएं शहर में रहने वाले लोग, हम कहते हैं कि शहर में स्लम है, आपने उसको घर नहीं दिया है तो स्लम ही होगा। उसको घर देने की आवश्यकता है, वो अच्छे घर में रह पाए तब जाके स्लम दूर होगा। हमारे यहाँ आज दिन क्या चला, स्लम में झुपड़पट्टी हटाओ, सरल टारगेट बन जाता है बेचारा। अरे भाई, उसको झुपड़पट्टी में नहीं रहना है, स्लम में नहीं रहना है, उसको घर में रहना है, लेकिन नहीं उसके पास इनकम है, नहीं वो बेचारा घर बना पा रहा है, उसको घर बनाना है। तो आज तक शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बने हैं और 1 करोड़ घर बनाने के लिए और अच्छी तरह से अच्छा घर बन पाए थोड़ा सा पैसे में मोदी जी ने कहा कि अगले 5 साल में हमें 11 लाख करोड़ रुपया शहरी गृह निर्माण में, प्रधानमंत्री शहरी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत खर्च करना है। उसमें 1 करोड़ मकान बनाना है। जब 1 करोड़ मकान बनेगा तो उसमें भारत सरकार की ओर से 2.25 लाख रुपया दिया जाएगा। 2.25 लाख रुपया दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन दी जाएगी। कई स्टेट गवर्नमेंट उसमें 50,000 जोड़ देती है, तो 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया निकालेंगे तो शहर में वो 11 लाख रुपया का 12 लाख रुपया का मकान बना लेंगे। दोस्तों, छोटी बात नहीं है। तब जाके शहरी क्षेत्र की समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है,
हम सिटी प्लानिंग में उसका कैसा उपयोग करें, उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान रखा है। और इसलिए शहरी क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साइंस का उपयोग करके, साइंटिफिक प्लानिंग करके हम शहरी क्षेत्र की समस्या को एड्रेस करने के लिए भी ये बजट में हमने विचार करा है। वैसा ही ऊर्जा सुरक्षा, दोस्तों हमारी छठवीं प्राथमिकता है ऊर्जा सुरक्षा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। डे बाय डे पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, बिजली कंजप्शन बढ़ रहा है, लेकिन ये बिजली आती है कहां से? कोयला से आती है, हाइड्रो पावर से आती है। हाइड्रो पावर से आती है वो तो ठीक है, थर्मल पावर से आती है। और जो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे आए, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली कैसे आए, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पर हम आगे बढ़ चुके हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा हम देश में कम पोल्यूशन से ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और ये प्रतिबद्धता को पूरी करने के लिए दोस्तों कई पॉलिसी लाने के लिए हमने प्लानिंग किया है। पंप स्टोरेज पॉलिसी, ये टेक्नोलॉजी में हमें जाना है। बिजली तो हमने पैदा कर दी, लेकिन आज के दिन में बिजली को संग्रह करने की टेक्नोलॉजी मर्यादित है। ये टेक्नोलॉजी को हम कैसे बढ़ाए, उसके लिए हम कैसी योजना बनाए, उसके लिए प्लानिंग करा गया है। हमने बजट में प्रावधान करा है कि एनर्जी ऑडिट होना चाहिए। आप बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो आपके यहाँ एक 10 पावर लूम्स वाली एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें आप एनर्जी का जितना उपयोग कर रहे हैं उससे कम उपयोग से, कम एनर्जी से आप 10 लूम्स कैसे चला सकते हो, उसके लिए क्या क्या आपकी सिस्टम में कमी है, उसका ऑडिट होना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्लस्टर वाइज हर क्लस्टर में एनर्जी ऑडिट का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। हमारी कहावत है ना कि बचत दूसरा भाई है। ये बचत धीरे 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 आपकी इनकम बढ़ा देती है, यानी कि आपको जो बचत हो जाती है वो चौक्कस टाइम में इतनी बचत हो जाती है जितनी आपकी इनकम होती है। तो ऑडिट एक महत्वपूर्ण विषय है। उसके साथ मोदी जी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 100 यूनिट बिजली, एक घर में फ्री। आप आपके घर में सोलर लगाओ, बिजली पैदा करो, हर घर में सोलर लगाओ, ग्रिड में दे दो। दोस्तों ग्रिड में बिजली देने के लिए 1 करोड़ घर में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया है। मेरा आग्रह है आप सब लोगों को, पहली प्राथमिकता मोदी जी की शहरी क्षेत्र की है। आप आपके घर में भी सोलर अवश्य लगा दीजिए। मैंने मेरे घर में सोलर लगा दिया ताकि हम ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर सकें। दूसरा दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर के साथ प्लान करना। न्यूक्लियर एनर्जी, आज न्यूक्लियर एनर्जी है हमारे पास, लेकिन ये केवल गवर्नमेंट सेक्टर के पास है। डेवलप्ड कंट्री की प्रैक्टिस मैंने देखी है। आज ट्रक में उसके पास न्यूक्लियर प्लांट होता है और वो लेके चले जाते हैं, दूसरी जगह पे लगा देते हैं, दूसरी जगह पे वो उसकी मोबिलिटी कर देते हैं। तो ये से प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट भी देश में लगे ताकि देश की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर पाए। उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी के लिए हम चिंता करें ताकि देश में ग्रीन एनर्जी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो दुनिया के पास कोई देश में नहीं है। यहाँ गुजरात में कच्छ से लेके राजस्थान और हरियाणा के कई क्षेत्र तक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान की एक एकड़ लैंड को आप सोलर के लिए उपयोग कर सकते हो। ये दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। वैसा देश में 7000 से अधिक किलोमीटर का कोस्टल लाइन मिली हुई है। वहां विंड एनर्जी की क्षमता है, उसका उपयोग करना है। हमारे देश में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदी, उसका जल प्रवाह और जल प्रवाह से बिजली पैदा करके हम हमारे देश के रिक्वायरमेंट को पूरा करें और उसके अलावा हम उसको स्टोरेज करें, हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके
हम दुनिया को आने वाले दिनों में बिजली सप्लाई करें दोस्तों, इस दिशा में आगे बढ़े। विजन हमारा ये है, हमारा एक एक घर, किसान का एक एक खेत ये बिजली मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, ताकि हम हमारी रिक्वायरमेंट सेल्फ पूरी कर लें, तब जाके हम डेवलप्ड कंट्री बन पाएंगे। दोस्तों, पीछे रहना मोदी जी को मंजूर नहीं है। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते हैं। एक ऐसा बंदा है वो हमेशा टोटल अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है, तब जाके हमारे हम शॉर्टकट और भाषण पर राजनीतिक चलाने वाले लोग नहीं हैं। भाषण तो आपने भी बहुत सुना होगा, लेकिन जब भूतकाल बन जाता है तो हमें याद नहीं रहता है। आपने 85-86 में एक स्लोगन सुना होगा, उस वक्त में स्कूल में पढ़ता था, भारत को 21वीं सदी में ले जाना है। 21वीं सदी की बात होती थी और ये समय के प्रधानमंत्री सम्मानित राजीव गांधी देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कर रहे थे। मैं मानता हूं कि ये सोच गलत नहीं थी। देश को 21वीं सदी के में ले जाने की बात, विचार उसका सही था, लेकिन उसकी कमिटमेंट में कमी थी। विचार करना, अच्छा विचार तो सबको लोग कर सकते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट उसके साथ जुड़ जाता है तब आउटपुट में कन्वर्ट होता है। हुआ क्या, 21वीं सदी तो आनी ही थी, वो तो आने ही वाली थी, वो तो आएगी टाइम पे, लेकिन टाइम पे आप 21वीं सदी के अनुरूप व्यवस्था खड़ी नहीं कर पाए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। आपको यहां से किसी को दिल्ली जाना है और आपकी ट्रेन का टाइम है 6 बजे, तो आपको 6 बजे में 10 मिनट बाकी है, तब आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। टिकट आपके हाथ में होनी चाहिए। ये लेके आपका कोच नंबर S6 है, तो S6 कोच कहां खड़ा रहेगा, उसके सामने खड़ा रह जाना पड़ेगा। ट्रेन तो आएगी, 3 मिनट रुकेगी, चले जाएगी। ये 3 मिनट में आप एक कोच के सामने नहीं होंगे तो ट्रेन तो अपने समय में चली जाएगी और आप ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे। 21वीं सदी तो आ गई, लेकिन 21वीं सदी के प्लेटफॉर्म पर उस वक्त वो नहीं पहुंच पाए, कार्य योजना नहीं बना पाए, तो समय चला गया। और दोस्तों, मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। हम जो कहेंगे वो कमिटमेंट के साथ पूरा करने की कोशिश होगी। हमारी कार्य योजना भी ऐसी होगी ताकि हम समय पर एक काम को हाथ में ले और समय पर एक काम को पूरा करें। और इसलिए ही डेवलप कंट्री बनाने का विचार रखा, तो उसके साथ डिटेल कार्य योजना भी बनी। और ये कार्य योजना के अनुरूप आज हम चल पड़े हैं। आने वाली सरकारों को केवल ये रास्ते पे आगे बढ़ जाना है, गंतव्य स्थान पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि रास्ता ही डेवलपमेंट कंट्री की ओर जाता है। इस श्रेणी का ये बजट है दोस्तों। इसलिए एनर्जी की सुरक्षा डेवलपमेंट कंट्री के लिए एक प्राथमिकता के रूप में रहती है। हमारे 7वीं प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? और दोस्तों, ये देश ने कोविड से साबित करके दिया है, हम कर सकते हैं। देश सामर्थ्यवान देश है, सब कुछ कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा, जब मैं कोविड के दरमियान दुनिया के साथ मीटिंग करता था, बात करता था, तो दुनिया कहती थी कि इंडिया में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा। ऐसा करके मेरे से बात करते थे और उसको ऐसा डर था कि इंडिया मैनेज नहीं कर पाएगा। और जब कोविड पूरा हुआ तो 1 मिलियन पॉपुलेशन में सबसे कम मृत्यु इस देश में हुआ हो, उसका नाम भारत है। और मैं नहीं कहता हूं, मैं लास्ट ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्विट्जरलैंड में दावोस गया था। और दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ष में एक बार जनवरी महीने में 16, 17, 18 तारीख को होती है, एक वीक के लिए। और एक ऐसा चौराहा है, एक ऐसा चौतरा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सारी दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग वहां आते हैं, पॉलिटिकल डेलीगेशन वहां आते हैं, दुनिया का मीडिया वहां आता है, दुनिया की एनजीओ वहां आती है।
और ये प्लेटफॉर्म पर जो डिस्कशन होता है और नैरेटिव खड़ा होता है, ये साल भर सारी दुनिया में उसकी इफेक्ट होती है। जब मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया, उसके पहले भी मैं गया था और कोविड के पहले भी मैं गया था, 3 बार मैंने भारत का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में करा। तो जो मैं पहले जाता था तो मैं अपॉइंटमेंट लेता था कि चलो अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो मैं मेरी ऑफिस उसकी अपॉइंटमेंट मांगती थी। तो अपॉइंटमेंट मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ऐसे लोगों को हम अपॉइंटमेंट मांगते थे। उसमें मैं इस श्रेणी में जो हमारे दुनिया के सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति कौन नाम है, वो जो दुनिया में सबसे बड़ा उसका नाम है बिल गेट्स। तो मैं भी बिल गेट्स के लिए मिलने के लिए अपॉइंटमेंट डालता था। तो इस बार लास्ट बार में गया तो मुझे किसी की अपॉइंटमेंट मांगनी नहीं पड़ी, सब मेरी अपॉइंटमेंट मांगा। उसमें बिल गेट्स यानी कि 2-3 कंट्री इकट्ठा हो तब बिल गेट्स अकेला एक व्यक्ति बने, ऐसा बड़ा आदमी। आज जो इंडिया आते हैं, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कोई देश में जाते हैं तो कंट्री हेड उसको अपॉइंटमेंट दे भी और ना भी दे, ऐसा होता है। लेकिन बिल गेट्स कोई भी देश में जाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले इंडिया आए थे तो प्रधानमंत्री जी को मिले थे और बाद में मुझे भी मिले थे। इस लेवल का व्यक्ति जो बोलते हैं तो दुनिया में एक नैरेटिव बनता है, उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट की। तो हम तो भारतीय हैं, तो मैं तो टाइम तय हुआ था ये यहाँ मिलना है, तो मुझे बताया कि आ रहे हैं, मैं खड़ा हुआ और हमारी सभ्यता है हम गेट तक देने के लिए जाते हैं। मैं उसको गेट तक लेने के लिए गया और हम गेट तक लेने के लिए जाते हैं तो हैंडशेक करते हैं, उन्होंने भी मेरे से हैंडशेक करा। लेकिन उसका पहला सेंटेंस था, कांग्रेचुलेट इंडिया, you have done good COVID management and vaccination drive। आपने अच्छा कोविड मैनेजमेंट करा और आपने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई और देश को बचा लिया। दोस्तों यही बात दुनिया में होती थी कि इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट कर लिया। दोस्तों ये हमारी स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ को हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें डेवलप कंट्री बनना है और डेवलप कंट्री भाषण से तो नहीं बना जाता। विकसित भारत बनना है तो विकसित भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमें 25 साल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। 25 साल में हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमारा बजट कंटिन्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे 10 साल तक 14 लाख करोड़ से अधिक होना चाहिए। और मुझे याद है जब मैं 2012 में पार्लियामेंट में राज्यसभा में गया था और उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट का बजट आता था, उसका बजट था 3.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। जब हमारी सरकार आई, बजट बनता गया, हमारा पहला बजट था 4.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। 2017-18 का हमारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे 8.5 लाख करोड़ का था और बढ़ के 2024 में वो 11.5 लाख करोड़ हुआ है और 2 साल में बजट 14 लाख करोड़ का हो जाएगा और 14 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे बजट होगा। यानी कि डेली हमारा नेशनल हाईवे 30 से 35 किलोमीटर पर डे बनेगा। आज कोई डेवलप्ड कंट्री भी एक दिन में 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे नहीं बना पाया है। आज हम जितना पर डे रेल की पटरी बिछा रहे हैं, दुनिया नहीं कर पा रही है। आज हम देश में बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, जो बनाने में दुनिया को कई साल 10 साल लगे थे, आज हम महीने में जोजिला जैसी टनल महीनों में उसका काम पूरा करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी हम बना देते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ब्रेन पावर है, उसके साथ मोदी जी का विल पावर ज्वाइन कर गया ना, इसलिए आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं। और आने वाले दिनों में 10 साल तक 14 लाख करोड़ का हमारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे रहेगा। और जब 14 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे होता है ना,
तब हमारी जीडीपी में गुणात्मक ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता है, कई लोगों को रोजगारी मिलती है, कई डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को काम मिलता है, कई उससे खरीदी होती है, सीमेंट इंडस्ट्री चलती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलती है, लॉजिस्टिक चलता है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों, इस देश में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को एनकेस करके हम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तब जाके देश विकसित भारत बन पाएगा। और दोस्तों, 8वीं प्राथमिकता है नवाचार, अनुसंधान, विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। विदाउट रिसर्च और विदाउट डेवलपमेंट से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रिसर्च विकास की जननी रिक्वायरमेंट की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आप सब लोग महाजन लोग, आप विविध एनजीओ संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए अग्रणी लोग हैं, महाजन अगुवाई करने वाले, तो आप गिने जाते हैं चुनिंदे लोगों में। ऐसे क्लास है, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल इतना ही कहना है। दोस्तों, कोविड का वैक्सीन का रिसर्च भारत में नहीं हुआ होता तो हमने वैक्सीन देश में बनाया। मुझे घटना भली भांति याद है, जब मोदी जी ने कोविड का देश में केस आ गए थे और देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग रखी थी। तो मीटिंग में मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट को पूछा कि कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे। तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, इट्स ए अननोन वायरस, ये म्यूटेट होके कैसा बिहेवियर करेगा ना हमें पता है, ना दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि उसका उपाय वैक्सीन हो सकता है। और तब तक देश का वैक्सीन का इतिहास ऐसा था, चाहे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था हो, चाहे वो आईपीवी का वैक्सीन हो, टिटेनस का वैक्सीन हो, बीसीजी का वैक्सीन हो, या तो कोई भी वैक्सीन हो, दुनिया में उसका रिसर्च हुआ था। रिसर्च होने के बाद मिनिमम 8 साल लगा था और मैक्सिमम 25 साल लगा था, क्योंकि पहले अपने देश में देंगे, अपने देश में देने के बाद यूरोप डेवलप कंट्री ले जाएंगे, बाद में इंडिया में आता था। तब मोदी जी ने हमारे साइंटिस्ट को कहा कि क्या वैक्सीन हम नहीं बना सकते, और बाद में कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, आप प्रयास करो, रिसर्च करो, संसाधन की कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। जब आप रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च का 10 प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं तो एक प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, 9 प्रोजेक्ट फेल होता है तो पैसा आपका वेस्ट जाता है। मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा, संसाधन की कोई कमी नहीं होगी, आप रिसर्च करो, मुझे विश्वास है कि देश में वैक्सीन का रिसर्च होगा, सफलता आपकी, निष्फलता हमारी, मेरी यानी कि नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश के साइंटिस्टों दुनिया में सबसे सस्ता वैक्सीन का रिसर्च भी कर दिया और बना भी दिया। दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा था और उनके 1 महीने के अंदर 16 जनवरी 2021 में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करा गया, भारत की कंपनियों के द्वारा निर्माण करा गया, वैक्सीन का पहला डोज लग गया। दोस्तों, इंडिया की ब्रेन पावर की ये सबसे बड़ी सफलता है। एक देश में जो रिसर्च क्षमता है, हमारे देश में ब्रेन पावर की क्या ताकत है। दोस्तों, मेरा एक सामान्य प्रश्न है, उस वक्त दुनिया में फाइजर का वैक्सीन $30 में मिलता था। $30 80 रुपया है, आज 80-85 रुपया पर $1 की कीमत होगी, तो कितने रुपया का 4000 का एक डोज हुआ। और हम ये डोज लाके इंडिया में लगाते तो देश का सारा 1 साल का बजट हमें उसके यहाँ खर्च करना पड़ता होगा।
ये हमारे साइंटिस्ट ने बनाया था ना दोस्तों। 34,000 करोड़ रुपया का खर्च करके देश में 240 करोड़ डोज एडमिनिस्टर करने वाला विश्व का कोई देश है, इसका नाम हिंदुस्तान। अनुसंधान रिसर्च की ताकत है, और इसलिए मोदी जी ने कहा कि देश में रिसर्च और इनोवेशन को हमें जोर देना है। रिसर्च और इनोवेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, यहाँ ही रिसर्च हो, यहाँ ही उसको कमर्शियलाइज करा जाए। उसके पीछे विविध मिनिस्ट्री के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है, ताकि हमारे रिसर्च फेलो दुनिया की लेबोरेटरी में जाने की आवश्यकता ना हो। यहाँ ही वो रिसर्च कर पाए, यहाँ ही उसको अपॉर्चुनिटी मिले, और यहाँ ही वो रिसर्च करके यहाँ ही वो कमर्शियलाइज कर पाए, और हमने उसमें भी व्यवस्था कर दी। आज कोई यूनिवर्सिटी में पहले तो आईआईटी में का कोई प्रोफेसर कोई रिसर्च करे तो उसके ऊपर ये रिसर्च को कमर्शियलाइज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, प्रतिबंध। आज कहा कि कोई हमारे प्रोफेसर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी जगह पे जॉब करता हो, लेकिन उन्होंने कोई रिसर्च करा हो और कोई प्राइवेट कंपनी आके कहे कि मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कर दूं, तो उसके साथ उसको ये साइंटिस्ट को पार्टनरशिप करने की छूट है। जाओ करिए, रिसर्च आपने करा है, प्राइवेट प्लेयर के साथ आप जॉइंट वेंचर करो, पार्टनरशिप लो। ये व्यवस्था करनी होती है। ये बजट का महत्व ये है। ये बजट में जो कहा गया है, और मैंने जो कहा विकसित भारत के लिए बजट, विकसित भारत करने के लिए हमने केवल स्लोगन नहीं दिया है, हमने कार्यनिष्ठा के साथ काम करा है। और इसलिए दोस्तों अगली पीढ़ी, हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमें कई विचार करने होंगे। अगली पीढ़ी के लिए हमें व्यवस्था खड़ी करनी है। आज न्यू जनरेशन बैंकिंग के मूड में नहीं है, कागजात की जाए, वहां उसको कोई ले जाए तो सिंगल विंडो सॉल्यूशन हो सकता है क्या? ये दिशा में दोस्तों हम आगे चल पड़े। सिंगल विंडो सॉल्यूशन, अब हमने ई श्रम पोर्टल बनाया, उसमें 39 करोड़ श्रमिक ने रजिस्ट्रेशन कराया। ये रजिस्ट्रेशन में हर श्रमिक हमने उसमें डेटा एनालिटिक करा, ईआई लगाया, और मैं बेटा कह सकता हूं कि विश्वकर्मा योजना का लाभ किसको मिला है, किसको नहीं मिला है। उसको लाभ के लिए विश्वकर्मा योजना जो चला रहे, ये मिनिस्ट्री को कहते हैं कि देख भाई, इतने लोग मेरे विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी हैं। मैं उसमें उसका डेटा निकाल के कह सकता हूं कि इतने मिस्त्री लोग हैं, देखो भाई मिस्त्री का काम करने वाले इतने लोग हैं। आपको प्लम्बर, उसमें इतना लोग प्लम्बिंग का काम कर रहा है। ये डेटा एक जगह पे, और किसी को उसका काम चाहिए, मुझे नेशनल सर्विस पोर्टल को उसके साथ जोड़ देना पड़ेगा। ये मैं जोड़ दूंगा तो कंपनी जिसको प्लम्बर चाहिए उसको तुरंत ही लिस्ट दिखाई देगा कि देखो ये देश में, एक ब्लॉक में, एक डिस्ट्रिक्ट में मेरी जहां रिक्वायरमेंट है वहां इतने प्लम्बर मौजूद है, तो उसको तुरंत ही पिक करके यहाँ काम पे ले जाएगा। ऐसा व्यवस्था खड़ी करने के लिए हम लोग स्टेप ले रहे हैं दोस्तों। हम सरकार चलाने के लिए सरकार नहीं चला रहे हैं, देश को बनाने के लिए सरकार। भारत सरकार के कोई मंत्री पोजीशन को एंजॉय नहीं करते हैं जी। हम कोई पद पर नहीं बैठे हैं, हम भारत माता परम वैभव के स्थान पर कैसे विराजमान हो, हम हमारे एक मिनट देश के लिए कैसे समर्पित कर सके, ताकि मेरे देश डेवलप्ड कंट्री बने, विकसित भारत बने। मेरे देश के हर व्यक्ति आज दुनिया के कोई देश में जाके अपना पासपोर्ट दिखाइए, आप इंडियन हैं, दुनिया गौरव महसूस करती है कि नरेंद्र मोदी के देश से, भारत से। आज अब अंतरिक्ष क्षेत्र में देखो, आज हम सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, ऐसा ही नहीं, साउथ पोल पर आज कोई दुनिया की कोई कंट्री साउथ मून पर लैंड नहीं कर पाए हैं, हम वहां जाके लैंड करके, ये देश लैंड करके आए हैं। जहां जाओ वहां आज आकाश में ही सैटेलाइट के द्वारा सैटेलाइट को क्रैश करने की क्षमता कोई देश के पास है, देश का नाम हिंदुस्तान है। आज इस देश के पास इस तरह की डिफेंस रडार प्रणाली है दोस्तों। जब एबोटाबाद में अमेरिका ने लादेन को मारा था ना,
तब दुनिया की 3 ही कंट्री ये ऑपरेशन को देख पाई थी, उसमें हिंदुस्तान भी ये समर्थ है। सवाल इतना ही है कि उसको चैनलाइज करके आउटपुट में कन्वर्ट करे, देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करे। हमारे देश के यूथ, हमारे देश के सामर्थ्य, हमारे देश की शक्ति, उसका इस्तेमाल बाहर जाके ही हो सकता है, एक ख्याल ही। और आज मुझे गौरव के साथ कहने से खुशी हो रही है, आज दुनिया में गए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अब दुनिया की कोई भी कंट्री में वहां के शासक के नजदीक, आज अमेरिका में व्हाइट हाउस हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निवास में भी मूल भारतीय पहुंच पाया है। दोस्तों, ये देश का सामर्थ्य है। जो हमारे पर राज करते थे, यही देश में ये देश के प्रधानमंत्री मूल भारतीय जाके बन पाए। आप दुनिया के कोई भी कंट्री में जाओ और देश की संचालक बॉडी के नजदीक, ये देश की नीति निर्धारण करने वाली बॉडी के नजदीक, या तो उसके अगल बगल में, या तो टीम के पार्ट के रूप में कोई न कोई भारतीय, यानी कि भारतीय शक्ति है। ये भारत का गौरव है, और एक गौरव को हमारे देश की शक्ति के लिए, हमारे देश की शक्ति बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर पाए। आज दुनिया में हमारे गए हुए लोग फिर वापस इंडिया आने लगे। आज हमारे यूथ दुनिया में 5-10 साल काम कर लिया और कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान में वापस जाना है। हिंदुस्तान में अच्छी इकोसिस्टम बनी हुई है, इंडस्ट्रीज फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। और दोस्तों, हम अगर गवर्नमेंट इज प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, हम गरीब लक्ष्य सरकार चलाते हैं, हम किसान लक्ष्य सरकार चलाते हैं, बट हम इंडस्ट्रीज फ्रेंडली सरकार चलाते हैं। ये हमारी क्लैरिटी है। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से बोलते हैं, वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करो। छोटी बात नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था इस देश में। नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट, वेल्थ क्रिएटर, उसको सम्मान दो, उसका सम्मान करो, ताकि वो संपत्ति का सर्जन करे। दोस्तों, इसी क्लैरिटी के साथ ये देश का नेतृत्व काम कर रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि देश बनाने का काम केवल मेरा एक का नहीं है। ये देश 140 करोड़ की जनसंख्या का है, और केवल नरेंद्र मोदी अकेले तय करे और प्रयास करे, उसके मंत्रिमंडल प्रयास करे, नरेंद्र मोदी के एक ढंग से एक स्टेप वो आगे बढ़ जाएंगे। उसके मंत्रिमंडल केवल प्रयास करेंगे तो 50 ढंग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक विचार, एक कमिटमेंट और एक संकल्प के साथ 140 करोड़ की जनता एक स्टेप आगे बढ़ेगी, तो देश एक साथ में 140 करोड़ स्टेप आगे बढ़ेगा। सामूहिकता में सामर्थ्य है, सामूहिकता में शक्ति है। देश के हर व्यक्ति कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ देश के काम में जुड़े। एक देश हम सब लोगों का है। ये देश के प्रति हमारा सबका दायित्व है। जरूरी नहीं है कि देश के लिए कुछ करने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जी नहीं, हम आम नागरिक के तौर पर हम जहां है वहां, जहां जो भी जिस काम करते हो वहां कोई व्यापारी है, कमिटमेंट और डेडिकेशन में व्यापारी हो। मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, देश को सस्ते चीजें में सही दाम में दे दूं तो मेरा प्रॉफिट भी होगा, उसको सस्ता भी माल भी मिलेगा। देश के कोई कर्मचारी अधिकारी है, मैं 8 घंटा काम करूं, मेरे पास फाइल आएगी, 1 घंटे भी नहीं रुकनी चाहिए। 10 दिन इंडस्ट्रीज को लेट परमिशन मिलेगी तो 10 दिन लेट प्रोडक्शन आएगा तो मेरे देश को नुकसान होगा। मेरे देश में काम करने वाले हर कोई लेबर है, ये भी सोचेंगे कि मैं फुल टाइम कमिटमेंट के साथ काम नहीं करूंगा तो मेरा फैक्ट्री का उत्पादन कम होगा, कम होगा तो मेरे देश का प्रोडक्शन लॉस होगा। मेरा किसान जब खेत में जा रहा है, वो खेत में जाते वक्त सोचे कि मैं मेरी किसानी और मैं मेरे खेत में इतनी अच्छी खेती करूं, मेरा प्रोडक्शन बढ़े, ताकि देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ पाए। हर व्यक्ति जहां है वहां मैं मंत्री हूं, मंत्री होते हुए सोचूं कि देश की जनता ने मुझे अवसर दिया है, मेरी ये जिम्मेवारी है कि मुझे जो काम दिया गया है, ये काम को मैं प्रमाणिकता से 24/7 उसको न्याय देने की कोशिश करूं। दोस्तों, तब जाके
देश आगे बढ़ता है। और मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, आज आप मेरा भाषण केवल सुनने के लिए यहाँ आए हैं, आज आप बजट संवाद में यहाँ उपस्थित रहे हैं, नहीं केवल बजट संवाद में उपस्थित रहे हो, आप देश का नया जो इतिहास बनने जा रहा है, ये इतिहास का एक निवेदन करने के लिए, भाषण देने के लिए मनसुख मांडविया आए हैं ना। और इतिहास की एक घटना आज से 25 साल के बाद जब ये देश का नया इतिहास पढ़ा जाएगा, दोस्तों न्यू जनरेशन इतिहास पढ़ेगी। आज भी हम स्कूल में पढ़ते, आप में भी पढ़े होंगे, मैं पढ़ता था तो किताब में पढ़ता था चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण युग। दोस्तों 25-50 साल के बाद ये देश का नया इतिहास हमारी नई जनरेशन पढ़ेगी, और ये इतिहास में पढ़ती होगी नरेंद्र मोदी का स्वर्ण युग। और जब नरेंद्र मोदी का स्वर्ण युग पढ़ेंगे ना, उसमें उल्लेख किया होगा कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री थे और सरदार साहब का स्वप्न अधूरा रहा था, ये धारा 370 उसके समय में हटी थी। 540 साल से अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर बना था। इतिहास में लिखा होगा, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में पाकिस्तान भारत में आतंकवादी प्रवृत्ति करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान का नाकाम इरादा के सामने कठोर एक्शन लिया था। इतिहास जब आप पढ़ेंगे तभी इतिहास में लिखा होगा, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विश्व की सबसे बड़ी महामारी 100 साल के बाद दुनिया में आई थी, और ये महामारी का नरेंद्र मोदी ने अच्छी तरह से संचालन करा था और देश को बचा लिया था। ऐसा इतिहास जब हमारी नई जनरेशन पढ़ेगी तो दोस्तों, तो ये भी गौरव महसूस करेगी। मैं भावनगर से आता हूँ, और भावनगर में राजेंद्र सिंह राणा करके सांसद है 5 टर्म, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। राजेंद्र सिंह राणा को आज कोई मिलने जाते हैं ना, तो गौरव से वो खड़ा होता है और उसके कबाड़ में एक झंडा है, वो झंडा लाके उसको बताते हैं, और बताते वक्त कहते हैं जब देश की आजादी की लड़त चल रही थी तब तो फ्रांस में मैडम कामा और सरदार सिंह राणा ने पहला झंडा बनाया था, ये सरदार सिंह राणा के मैं प्रपौत्र हूं, ऐसा करके गौरव। आपकी नई जनरेशन आज के 50 साल के बाद जब नया इतिहास पढ़ेगी, तब आज के कार्यक्रम के कुछ चिन्ह लेके घर में रख देना, और उस वक्त वो गौरव महसूस करेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बजट डिक्लेयर करा था 2024 में, और बजट के पास वक्तव्य देने के लिए उसकी सरकार के मंत्री मनसुख मांडविया आए थे, और नरेंद्र मोदी का हम समर्थक थे, और इसलिए हम भी एक वक्तव्य को सुनने के लिए गए थे, और इस वक्त हमने पेन और नोट दिया था। ये मेरे कबाड़ में आज के दिन में भी पड़ी हुई है, ये मेरे परदादा होते थे, उसके में दूसरी और तीसरी जनरेशन हूँ, ऐसा करके अपने मित्र के पास वो गौरव महसूस कर सके। ऐसी घटना के साक्षी बनने के लिए आप सब उपस्थित हैं। आप सबको मेरी ओर से, मोदी जी की ओर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और चलो दोस्तों, हम सब साथ में मिलकर नया भारत का निर्माण करें और भारत को विकसित भारत बनाएं, यही अपेक्षा। धन्यवाद। भारत माता की जय। मुझे लगता है एक जोरदार स्टैंडिंग ओवेशन आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी के ऐतिहासिक उद्बोधन के लिए। बजट को हमने कई बार सुना और समझा है, पर इस प्रकार से बजट जो